हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 5 कक्षा 10 की इतिहास का, जिसका नाम है जी मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे बच्चों का एग्जाम कल है, तो मैं उनको एडवाइस करूंगा कि वीडियो की स्पीड तेज करके देख लो, बट वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ईजी भी है, बट अगर एक भी चीज स्किप कर दी और वो छूट गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी आपको एग्जाम के अंदर। ओके, और हम चैप्टर को शुरू करते हैं। उससे पहले एक और बात बता दूं कि मैं हर एक चैप्टर अपलोड कर चुका हूं विद नोट्स, साथ में उनके एमसीक्यू अपलोड कर चुका हूँ, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अपलोड कर चुका हूँ, और साथ ही में चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं ना, 3 मार्क्स के 5 मार्क्स के, जो हर बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनकी भी चैप्टर वाइज वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको आपके एसएसटी के एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलो जी, अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है जी मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। सबसे पहले तो यार ये मुद्रण संस्कृति होता क्या है यही समझ लो आप। मुद्रण का मतलब होता है प्रिंट, छपाई। ठीक है, मुद्रण का मतलब क्या होता है? प्रिंट, छपाई। तो पहले क्या होता था, बहुत पहले हाथों से बुकें वगैरह लिखी जाती थी। ओके, और उसको कॉपी करने में बहुत टाइम लगता था। एक बंदा रखा जाता था सुलेखक, वो क्या करता था, सेम जो जो लिखा हुआ उसको कॉपी करता था अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में, बट इसमें टाइम बहुत लगता था। बट उसके बाद आ गई मुद्रण संस्कृति, छपाई वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया। बहुत कम टाइम में 100-200 कॉपियां एक ही बार में छप जाती थी, मशीनों से छप जाती थी और भी अलग अलग टेक्निक से छप जाती थी। तो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से जाने लगी। ठीक है, एक पढ़ने की शैली लोगों में आने लगी, और साथ ही में मैं आपको बता दूं, मुद्रण संस्कृति की वजह से एक धर्म को बनने में भी सहायता मिली है। सही सुना आपने, सिर्फ छपाई की वजह से एक धर्म भी बना है। कैसे बना है मैं आपको समझाऊंगा, और साथ में इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति में और भारत की क्रांति में मुद्रण संस्कृति ने अहम भूमिका निभाई। ठीक है, चलो जी अपना चैप्टर शुरू करते हैं। बट सबसे पहले तो देखो, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब हम बोलते हैं छपाई, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर सबसे पहले छपाई कहां पर स्टार्ट हुई होगी? पहले तो हाथों से लिखी जाती थी, बट कैसे सबसे पहले छपाई कौन से देश में स्टार्ट हुई होगी? तो मैं आपको बता दूं कि मुद्रण संस्कृति, माना जाता है कि मुद्रण संस्कृति की जो टेक्निक थी, जो प्रिंट वाली टेक्निक थी, है ना, वो सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। माना जाता है बेसिकली कि चीन में विकसित हुई थी। कैसे हुई थी ये छपाई? हाथ से करी जाती थी। कैसे हाथ से करी जाती थी मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन 595 एडी, 595 ईस्वी या एडी का मतलब क्या होता है, जैसे अभी 2022 चल रहा है ना, वैसे ही 595 एडी। अब इसमें क्या होता था कि जो काठ के ब्लॉक होते हैं ना, काठ के ब्लॉक यानी लकड़ी के ब्लॉक होते हैं, उस पर क्या किया जाता था, वर्ड को तराशा जाता था। समझाता हूं मैं आपको, पिक्चर दिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी वर्ड को तराशा जाता था, उस पर इंक लगाई जाती थी, फिर पेपर रखा जाता था और उलाला पेपर पे छप गया वो वर्ड। तो यही होता था। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये एक लकड़ी है, वर्ड को तराशा, पेंट लगा, यहाँ पर इंक लगाई, पेपर रखा, छप गया। बट दिक्कत की बात है कि जो उस टाइम है ना, पेपर बहुत ही ज्यादा बारीक हुआ करता था और बहुत ही ज्यादा पतला हुआ करता था, तो दोनों तरफ छपाई करना संभव नहीं था, क्योंकि अगर आप दोनों तरफ छपाई करोगे तो पेपर फट जाएगा, है ना। तो एक ही तरफ छपाई होती थी, और वहीं से स्टार्ट हुई अकॉर्डियन बुक की। अकॉर्डियन शैली वाली बुक, अकॉर्डियन शैली वाली बुक वो होती है जिसकी एक ही तरफ छपाई होती है। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखो। वैसे तो इसमें आपको दिख रहा होगा, ये देखो कितना मोटा कार्डबोर्ड का है, बट ये तो आज तो चलो डिजाइन के लिए हम करते हैं, बट पहले ऐसे करना मजबूरी था। क्यों? क्योंकि एक ही तरफ छाप सकते थे, दूसरी तरफ छापने लगते तो पेज फट जाता। तो इसलिए ही पहले अकॉर्डियन बुक का बहुत बड़े लेवल पे यूज होता था। ठीक है जी। अच्छा, और मैं आपको बता दूं कि हाँ, लिखने वाला सिस्टम भी हुआ करता था। बहुत सारी किताबें हाथों से भी लिखी जाती थी। कुछ की छपाई होती थी वो लकड़ी के ब्लॉक वगैरह से, और कुछ बुकें जो थी वो हाथों से भी लिखी जाती थी। कौन लिखता था? सुलेखक। बिल्कुल अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में जो लिखने वाली टेक्निक होती है उसको सुलेखक कहते हैं। ओके, ये हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहली बुकें जो छापी गई थी वो किसके लिए छापी गई थी और क्यों छापी गई थी? तो मैं आपको बता दूं, ये तो पता चल गया, सबसे पहले चीन में छापी गई थी। क्यों छापी गई थी जी? तो चीन के अंदर क्या होता था, सिविल सेवा की परीक्षा की नियुक्ति का एक बहुत ही नौकरशाही का विशाल, एक आप कह सकते हो विशाल का ही थी। इसका मतलब ये है कि जो राजा हुआ करता था ना वहां पर, तो वो लोगों को ऐसे ही नहीं रख लेता था जैसे कि उनको सेनापति रखना है या अपना सेना में किसी को भर्ती, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं करता था। वो पेपर लेता था, बिल्कुल सही सुना आपने, एग्जाम लेता था। और एग्जाम लेता था तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप किसी से एग्जाम ले रहे हो तो उसका पढ़ा हुआ होना जरूरी है ना। अब वो पढ़ेगा कैसे? बुक से पढ़ेगा। और तब इसीलिए चीन के अंदर बहुत बड़े लेवल पे उस समय बुक वगैरह छपना शुरू हुई। तो यही बात लिखी हुई है। तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छापता था। 16वीं शताब्दी में परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ी, मतलब जो पॉपुलेशन है, जैसे जैसे लोग बढ़ते गए पेपर देने वाले, वैसे वैसे ऑब्वियस सी बात है छपी हुई किताबों की मात्रा का अनुपात भी बढ़ने लग गया। ठीक है, छपी किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ने लग गई। ओके, और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि धीरे 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 मैं आपको बता दूं,
पश्चिम के अंदर भी बहुत सारी जो किताबें छापने वाली टेक्निक आ गई थी, ठीक है, मशीनों से। यहाँ पर तो लकड़ी से होता था, पर बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें जो थी वो पश्चिमी देशों में भी लगना शुरू हो गई थी, जिससे मशीनों से छापी जाती थी। अब वो चाइना में आकर लगने लग गई वो मशीनें। ओके, और एक टाइम पे माना जाता है जो हमारा शंघाई है ना चाइना के अंदर, वो प्रिंट संस्कृति का केंद्र बन गया था। क्या बन गया था? प्रिंट संस्कृति का केंद्र बन गया था। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रिंट संस्कृति का केंद्र चाइना के किस एरिया को बोला जाता है, तो शंघाई को प्रिंट संस्कृति का केंद्र बोला जाता है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको पता चल गई। चलो जी, हमें ये पता चल गया कि सबसे पहले जो छपी हुई बुकें हैं, ठीक है, यानी जो लकड़ी को पहले तराशते थे, फिर उस पे इंक लगा के पेपर से छापते थे, वो सबसे पहले चीन में हुआ। तो जापान में कैसे आया? चीन का तो समझ आ गया, अब जापान में कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता है चीन में उस समय है ना बौद्ध अनुयायी थे। बौद्ध अनुयायी का मतलब जो बुद्ध भगवान को मानते थे, ठीक है, गौतम बुद्धा को मानते थे। तो अब हुआ क्या, वो गौतम बुद्धा को मानते थे, तो अब क्या किया उन्होंने, चीनी लोग जो बहुत गौतम बुद्धा को मानते थे, उन्होंने लगा कि हमें ये बाकी एरिया के लोगों को भी गौतम बुद्धा के बारे में बताना चाहिए, है ना। तो अब वो क्या गए, वो जापान गए, ठीक है। बट अब देखो, जब वो चीन में रहते थे तो उन्होंने देखा था कि यार पेपर पे कैसे छपाई होती है, लकड़ी की मदद से उस पे वर्ड तराश के कैसे छपाई होती है। तो यही चीज जब वो जापान में गए तो वहां के जापान के लोगों को उन्होंने सिखाया। तो यही बात देखी हुई है, चीन बौद्ध प्रचारक 768 टू 770 के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए, ठीक है। और माना जाता है कि जापान में सबसे पहली छपी हुई बुक जो थी वो 1868 में छापी गई थी, जिसका नाम था डायमंड सूत्रा, ठीक है। उसके बाद तो फिर जापान में भी बुक की बाढ़ आ गई, मुद्रित पुस्तकों की, यानी प्रिंटेड बुक की बाढ़ आ गई। और जो प्रिंटेड थी, ये जो बुक वगैरह थी, जैसे हमें पता है चाइना में तो पेपर वगैरह के लिए सबसे पहले बुक वगैरह छापी जाती थी, एग्जाम वगैरह लिया जाता था जो। बट जापान में किस टाइप की बुकें वगैरह छपती थी, तो वो ज़्यादातर महिलाओं से रिलेटेड होती थी कि अच्छी महिलाएं कैसे बनना है, ये सारी की सारी बातें लिखी होती थी, ठीक है। संगीत वगैरह के बारे में बुकें वगैरह लिखी जाती थी, हिसाब किताब के बारे में, चाय अनुष्ठान के बारे में। जापान में टी सेरेमनी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आपने चाइना के जापान के बारे में अगर सुना हो थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा, टी सेरेमनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और बाकी फूल साजी हो गया, शिष्टाचार हो गया, रसोई वगैरह पे लिखी हुई जो किताबें होती थी, वो जो पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरी है, वो उनसे भरी भी होती थी। पुस्तकालय और जो दुकानें होती थी इन चीज़ों से भरी भी होती थी, ठीक है। चलो जी, तो अभी तक क्या पता चला, सबसे पहले लकड़ी पर छपाई वाला सिस्टम जो कहाँ पर स्टार्ट हुआ, चीन में स्टार्ट हुआ, ये अपने को पता चल गया, है ना। अब चीन से ये जो लकड़ी पर छपाई वाला सिस्टम है जापान गया, ये हमने देख लिया। अब ये चीन से यूरोप के देशों में कैसे गया उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो देखो सबसे पहले क्या होता था चीन के अंदर, चीन से यूरोप के अंदर क्या होता था, व्यापार होता था रेशम का और मसालों का। चीन से बहुत सारे मसाले और रेशम का जो कपड़ा है वो यूरोप के देशों में जाता था। एक रेशम मार्ग हुआ करता था, एक रास्ता हुआ करता था, जिसको बोला ही रेशम मार्ग बोला जाता था। रेशम मार्ग क्यों बोला जाता था, क्योंकि इसके उससे रेशम वगैरह का आदान प्रदान हुआ करता था, रेशम वगैरह बेचते थे चाइना के लोग, तो उस रास्ते को कहते थे रेशम मार्ग। तो उसी रास्ते से जो टेक्निक है ना, छपाई की जो टेक्निक है वो यूरोप के अंदर गई। तो यही बात लिखी हुई है कि 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते वहां पहुंचा। कौन से रास्ते? रेशम मार्ग के रास्ते। ओके, अब एक पर्सन था जिसका नाम था मार्को पोलो, बहुत ध्यान से सुनना। 1295 में जो हमारा मार्को पोलो था वो क्या था, वो एक खोजी था। वो चीन के अंदर रहा, तो चीन में उसने देखा यार ये तो बड़ी महंगी बातचीत वाले लोग हैं, ये तो लकड़ी पे छपाई, लकड़ी की मदद से छपाई कर देते हैं कागज पे, लकड़ी को तराशते हैं, इंक लगाते हैं, पेपर रखते हैं और छपाई कर देते हैं, ये तो बड़ी अच्छी टेक्निक है। तो वो अपनी वो यही टेक्निक है ना अपने देश में लेकर गया। वो इटली से आया था चीन के अंदर, खोजबीन करी, देखा उसने, खोजी था वो, उसने देखा ये टेक्निक, फिर उसके बाद वो दोबारा जब इटली गया तो वहाँ के लोगों को बताया उसने, यार ये सिस्टम होता है। तो इतावली में भी उसने तख्ती की छपाई वगैरह, किताबें वगैरह निकालना शुरू कर दिया। इटली में भी ये लकड़ी की मदद से छपाई वगैरह वाला सिस्टम शुरू हो गया। और इटली को देखकर बाकी जो इटली के जो अड़ोस पड़ोस के देश थे, यानी बाकी यूरोप के देश थे, वहां पर भी ये वाला सिस्टम होने लग गया। बट मैं आपको बता दूं, अभी भी जो अमीर लोग थे ना, वो छपी हुई किताबों को पसंद नहीं करते थे। वो मानते थे यार छपी हुई किताबें सस्ती है, ये अश्लील है, इनको हटाओ, हम तो उन किताबों को पढ़ेंगे जो कि हाथ से लिखी जाती है और जो कि वलम पे लिखी जाती है। अच्छा, वलम क्या होता है? वलम का मतलब, वलम नहीं बोला मैंने, कहीं वलम पिचकारी सुन लो आप, वलम नहीं बोला मैंने, वलम बोला। वलम का मतलब होता है कि जो बेसिकली जानवरों की खाल है ना, उस पे जो लिखी हुई किताबें होती थी ना, जो लिखा हुआ होता था, उसको पढ़ने वाले बहुत सारे लोग थे। जो हाथों से लिखी जाती थी, छपाई नहीं होती थी, वो कौन से लोग थे? जो वलम पे लिखी हुई और जो हाथों से लिखी हुई बुक पढ़ते थे, वो थे कुलीन वर्ग और भिक्षु वगैरह, ठीक है। अकेले छपी हुई किताबें के लिए किताबों की विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती वलम या
चर्म पत्र, वही जो स्किन पे लिखा जाता था, पर ही छपते थे, क्योंकि वह मुद्रित किताबों को सस्ती अश्लील मानते, वो मानते थे बकवास है यार, हाथ छपी हुई किताबें कौन पढ़ेगा, हम तो वो बुक पढ़ेंगे जो कि छपाई नहीं होती, जिनको हाथों से लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद व्यापारी वगैरह ने भी और विश्वविद्यालय वगैरह के विद्यार्थियों ने भी सस्ती मुद्रित पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर दिया, खरीदना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे किताबों की मांग बढ़ने लगी, ठीक है, तो वैसे वैसे विक्रेताओं ने भी क्या किया, उन्होंने भी बहुत सारे बंदों को अपने पास रखना शुरू कर दिया छपाई के लिए। अच्छा, अब देखो बुकें भी दो तरह की छपती थी, एक तो जो थी छपती थी, और दूसरी थी जिसको हाथ से लिखा जाता था। मैंने बताया ना, जो अमीर लोग थे वो हाथ से लिखी हुई बुकों को पसंद करते थे। तो जो हमारा पुस्तक विक्रेता होता था ना, वो सुलेखकों को रखता था अपने पास। सुलेखक कौन होते, जो हाथ से लिखते हैं, उनको बोला यार अमीर बंदों के लिए, गरीब को लो तो चलो जो मुद्रित किताबें हैं वो गरीब तो वही पसंद करता है, पर जो अमीर बंदे हैं वो तो क्या है, जो लिखी हुई किताबें होती है हाथ से, उनको पसंद करते हैं। तो बहुत सारे जो पुस्तक विक्रेता थे, उन्होंने अमीर लोगों के लिए पुस्तक छापने के लिए बहुत सारे सुलेखकों को अपने पास हायर कर लिया, जॉब पर, रोजगार पे रख लिया। एक जो विक्रेता होता था उसके पास कम से कम 50 तो ऐसे सुलेखक होते ही होते थे, ठीक है। परंतु दिक्कत पता है क्या आती है, जो हाथ से लिखी जाती थी ना, जो हस्तलिखित, उसको पांडुलिपि कहते हैं। जो हाथ से लिखी जाती बुक, हाथ से लिखी जाने वाली बुक होती थी ना, उसको पांडुलिपि कहते हैं। अब हुआ क्या कि जो हाथ से लिखी जाती थी ना बुकें, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी, पहली बात तो खर्चीली थी, ठीक है, समय लगता था, समय साध्य थी, बहुत ज्यादा टाइम लगता था। अब देखो एक बंदा एक बुक को कॉपी करेगा, हाथों से लिखेगा एक एक वर्ड, तो कितना टाइम लगेगा। आप ऐसे समझ सकते हो, फोटो कॉपी करने में बहुत कम टाइम लगता है, बट अगर मैं बिल्कुल एक एक वर्ड को लिखता हुआ जाऊं तो कितना टाइम लगता है ना। तो यही था, ऊपर से खर्चीला बहुत था, महंगा बहुत था, है ना, क्योंकि सुलेखक भी बोलता था यार मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ, मेरे को भी ज्यादा सैलरी दो, तो ये भी प्रॉब्लम। और श्रम साध्य, मेहनत तो लगती लगती थी। तो इसी की वजह से ये जो पांडुलिपि वाला सिस्टम था ना, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और जो अमीर लोग थे, वो भिक्षु वगैरह थे, भिक्षु वगैरह वैसे मैं बता दूं, जो बौद्ध को मानते हैं ना, जो पंडित वगैरह आप कह सकते हो, वो होते थे भिक्षु। तो इन्होंने भी कहा यार ये छोड़ो यार, ये हाथों से लिखे वाला सिस्टम, अब हम भी क्या करेंगे कि किन बुकों का यूज करना शुरू करेंगे, जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाली सिस्टम है ना, या जो लकड़ी पर पेंट इंक लगाकर जो पेज पर छापी जाती है बुक, उनको ही पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यही तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि हस्तलिखित पांडुलिपि की क्या क्या प्रॉब्लम थी, खर्चीली थी, समय ज्यादा समय लेती थी, बहुत सारे लोगों को लगाना पड़ता था, और रख रखाव में भी तमाम मुश्किलें थी, ओके। तो इसी वजह से जो हमारी हस्तलिखित पांडुलिपियां होती है ना, उसका चलन धीरे धीरे खत्म हो गया। और मुद्रित किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लोकप्रिय होता गया, ठीक है। मुद्रित किताबों को तेजी से छापने के लिए नई तकनीकों का आविष्कार बहुत ही जरूरी था। और 1430 के दशक में स्टेट्सबर्ग के योहान गुटनबर्ग में अंततः कर दिखाया। अब देखो हुई क्या बात ये हुई कि लकड़ी से छपाई तो करते थे, बट उसमें भी बहुत टाइम लगता था, एक बार में एक ही छपता था। तो अब सोचा गया कि यार कोई मशीन होनी चाहिए जिसमें एक ही बार में बहुत सारे पेज एक बार में छप जाए, क्योंकि ऐसे लकड़ी पे छापने में बहुत टाइम लगता था, बंदे को एक पेपर रखता था, वो फिर पेंट उस पर इंक लगा, वैसे टाइम बहुत लगता था। तो एक पर्सन था जिसका नाम था यूहान गुटनबर्ग, उसने क्या करा था, बुक को छापने वाली मशीन बनाई थी। पहले क्या था, लकड़ी से छापी जाती थी, बट उसने 1430 के अंदर मशीन बनाई थी। कैसे मशीन बनाई थी, उसी के बारे में आपका नेक्स्ट टॉपिक है, गुटनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, उसने प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी। तो मैं आपको बता दूं, गुटनबर्ग के पिता ने एक व्यापारी थे, व्यापारी क्या करते थे, वो जैतून का तेल वगैरह ये सारी की सारी बेचने का काम करते थे, और वो मशीनों से तेल निकालते थे, जैतून वगैरह का तेल और ये सारी के सारा तेल, ठीक है। तो वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरनो की मशीनें देखता आया था, यानी पेरने की मशीनें होती है, यानी जैतून का तेल निकालने वाली मशीनें और तेल की जो मशीनें हैं, तेल निकालने वाली मशीनें, वो बचपन से देखता आया था, ठीक है। तो बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, और ये चीजें तो वो देखते आया था, उसके बाद उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, ठीक है। सुनार का काम भी किया उसने, और शीशों को इच्छक आकृति में गढ़ने में भी महारत हासिल करी, यानी उसने सारी चीजें वो सीख ली थी जिससे एक मशीन बनाई जा सके, ठीक है। जैतून प्रेस प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना, मतलब उसने ना बिल्कुल जैसे जैतून की मशीनें होती है ना, उसको प्रेस किया जाता है, जैतून को मतलब दबाकर, मशीन से दबाकर उसका तेल निकाला जाता है। तो उसी सिस्टम से जो हमारा गुटनबर्ग था, उसने क्या किया कि एक मशीन बनाई, संयंत्र बनाया, जिससे क्या था, बुकों की छपाई हो सके, कागज पे छपाई हो सके मशीन से। गुटनबर्ग ने 1448 तक यह संयंत्र मुकम्मल कर लिया, इसका मतलब उसने वो मशीन बना दी आखिर। और गुटनबर्ग ने पहली किताब बाइबल छापी। आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, कि सबसे पहले छपी हुई पुस्तक
मशीन द्वारा छपी गई पुस्तक कौन सी थी? वो थी बाइबल। 128 प्रतियां यानी 128 बुक छापी गई थी और उसमें 3 साल लगे थे। आपको लग रहा होगा सर 3 साल लगे सिर्फ 180 कॉपी छापने में। बड़े उस हिसाब के टाइम से बहुत ही ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी बहुत टाइम लेती थी। 3 साल में वुड ब्लॉक में भी 15-20 छप जाती थी, बट इसने 180 छापी हमारी गुटनबर्ग की मशीन ने। प्रिंटिंग प्रेस द्वारा छापी गई हर पुस्तक पर हाशिए छोड़े गए। हाशिए का मतलब होता है मार्जिन। मार्जिन बॉर्डर होता है ना, जैसे बुकों का बॉर्डर होता है ना, जैसे आप बोलते हैं ना बाइंडिंग करवाने जा रहे हो तो वो बॉर्डर होता है, तो वैसे छोड़े गए। और ये क्यों छोड़े जाते थे? ताकि चित्रकारी वगैरह हो, है ना, सजावट वगैरह की जा सके उस छपी हुई पुस्तक पर। करीब 100 साल के दरमियान 1450 से लेकर 1550 में यूरोप में ज्यादातर देशों में छापे खाने लग गए। यानी जो गुटनबर्ग की मशीन थी वो मशहूर होने लग गई, पूरे के पूरे यूरोप में फैलने लग गई। मुद्रित किताबों की संख्या 16वीं, ये 16वीं है, 16वीं शताब्दी में 20 करोड़ हो गई। मतलब आप सोचो 16वीं शताब्दी में 20 करोड़ से ज्यादा छपाई वाली पुस्तकें बिकना शुरू हो गई थी। और हाथ की छपाई की जगह यह यांत्रिक मुद्रण के आने पर ही मुद्रण क्रांति संभव हो पाई। पहले हाथ से लिखी जाती थी, फिर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, लकड़ी से वाली सिस्टम, और अब हमारे गुटनबर्ग ने बिल्कुल कमाल कर दिया, मशीनें लगा दी उसने। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि मुद्रण क्रांति और उसका असर। अब ये जो मुद्रण क्रांति आई थी, ये जो मशीनों से बुकें वगैरह छप रही थी, उससे क्या क्या हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो छापे खाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं थी। पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों की जिंदगी बदल दी। इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से, संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता ही बदल गया। इससे लोक चेतना बदली और बदला चीजों को देखना का नजरिया। मतलब लोगों का नजर, क्योंकि देखो बुक से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको नॉलेज मिलती है, और जब आपको नॉलेज मिलती है तो बहुत सारी चीजें चेंज होती है। ठीक है, आप कभी भी नोटिस करना, एक जो बहुत पढ़ा लिखा पर्सन होता है और एक जो बहुत कम पढ़ा लिखा पर्सन होता है, उनकी सोचने के नजरिए में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो अब नया पाठक वर्ग। अब नया पाठक वर्ग इसमें मैं बताता हूँ हुआ क्या। देखो बात ये थी कि पुस्तकें छपने तो बहुत बड़े लेवल पे लग गई थी, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि पढ़ लिख नहीं सकते थे, साक्षरता बहुत कम थी, पढ़ लिख नहीं सकते थे। तो होता क्या था, जो हमारे बुक छापने वाले हैं ना, उन्होंने सोचा यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्यों ज्यादातर लोग तो ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए बुक वगैरह हम कैसे छाप सकते हैं और उनके लिए क्या कर सकते हैं हम। तो इसलिए पता उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुक वगैरह छापी और इसमें पेंट वगैरह मतलब पेंटिंग वगैरह तो होती थी छपाई वाली, और साथ में उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया जिसमें क्या होता था, एक पर्सन पढ़कर लोगों को बताता था कि उस पुस्तक के अंदर, उस बुक के अंदर, उस किताब के अंदर क्या लिखा गया है। तो एक मौखिक संस्कृति भी शुरू हो गई थी, है ना। तो देखो ऑब्वियसली बात है, नॉलेज गेन कैसे कर सकते हो, या तो बुक पढ़कर या जो बुक पढ़ रहा है उसकी बात को सुनकर। तो ये हमारे जो एक नया पाठक वर्ग उभरा, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको भी पता चलने लगा कि बुकों के अंदर क्या लिखा है। ठीक है, कैसे? क्योंकि उनको पढ़ाया जाता था, उनको सुनाया जाता था, पढ़ाया तो नहीं, सुनाया जाता था। तो यही है, छपाई से किताबों की संख्या बढ़ी और कीमतें गिरने लगी। मतलब जितनी ज्यादा बुकें छपने लगी, कीमतें गिरने लगी। किताब तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। किताबों से पढ़ने की नई संस्कृति तो विकसित हुई, परंतु उस समय यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं सदी तक साक्षरता की दर सीमित थी। बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे। प्रकाशकों के लिए सवाल था कि लोगों में छपी किताब के प्रति दिलचस्पी कैसे जगाए। इसलिए मुद्रकों ने लोकगीत और लोक कथाएं छापना शुरू कर दी और ऐसे किताब आमतौर पर तस्वीरों से खूब सजी धजी यानी सचित्र होती थी। फिर उन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराब घरों में गाया और सुनाया जाता था। ठीक है, इसलिए वो पिक्चर वगैरह, तस्वीरें वगैरह इसलिए लगाते थे ताकि लोग इंप्रेस हो, और फिर वो उनको पढ़कर सुनाया करते थे, है ना। ज्यादातर जो सामूहिक ग्रामीण सभाएं होती थी और शहरों के जो शराब घर होते थे उसमें इसको सुनाया जाता था। इसी तरह मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति के में दाखिल हुई और छपी सामग्री मौखिक अंदाज में प्रस्तुत हुई या प्रसारित हुई, है ना। तो यानी इंफॉर्मेशन जो है अब मुंह जबानी एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गई। मौखिक और मुद्रित संस्कृति के बीच भी
विभाजक रेखा धुंधली पड़ गई, श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे से घुल मिल गए। इसका मतलब है, देखो बात ये है, जो पढ़ रहा है और जो सुन रहा है, इन्फॉर्मेशन तो दोनों को सेम ही मिल रही है बुक से, है ना। अब जो पढ़ रहा है वो भी अपने लिए पढ़ रहा है, जो सुन रहा है वो भी अपने लिए पढ़ रहा है, तो दोनों को इन्फॉर्मेशन सेम मिलने लग गई। तो इसलिए दोनों में वर्ग जो डिफरेंस था ना, कि एक पढ़े लिखे में डिफरेंस था और एक कम पढ़े लिखे में डिफरेंस था, वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। और यही टॉपिक मैं आपको बता रहा था जब मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत करी। मैंने आपको बोला था ना कि एक धर्म के बनने में, एक रिलीजन के बनने में भी हमारी मुद्रित किताबों का बहुत अहम भूमिका है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। अब देखो, छापे खानों से विचारों में व्यापक प्रचार प्रसार और बहस द्वारा खुले स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग अब अपने विचारों को छाप कर उन्हें फैला सकते थे, परंतु हर कोई मुद्रित किताबों को लेकर खुश नहीं था। देखो, बहुत सारे लोग जो थे वो मुद्रित किताबों से खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि उनको पता था कि अब वो अपनी बातें जो हैं वो लोगों के सामने रख सकते हैं। खुला हो गया, अब खुला विचार है, अब जो आप बोलोगे वो लिखा जाएगा और वो जो लिखा जाएगा वो बाकी भी सुनेंगे। बट बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि मुद्रित किताबों से नाखुश थे। अब वो कौन लोग थे? तो उनका डर यह था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे पर कोई भी नियंत्रण ना होगा तो लोग बागी और धार्मिक विचार से पनपने लगेंगे। ठीक है, उनमें विचार पनपने लगेगा। इसका मतलब क्या है? देखो, बुकों में पता है क्या होता था उस समय? राजाओं की बुराइयां होती थी, ठीक है, और धर्म की बुराइयां होती, धर्म पे सवाल उठाए जाते थे। और यही चीज जो थी वहां के बड़े बड़े लोगों को, राजाओं को और धर्म गुरुओं को पसंद नहीं थी। क्यों पसंद नहीं थी? देखो, धर्म गुरुओं को पसंद क्यों नहीं थी? क्योंकि धर्म के बारे में जब सवाल उठाओगे तो फिर धर्म गुरुओं को दिक्कत है, भाई धर्म के बारे में सवाल क्यों उठा रहे हो आप। और जब राजाओं पे उंगली उठती थी, ठीक है, क्योंकि राजा के बारे में भी बुरा लिखा होता था, तो लोगों के दिमाग में जब वो बुक पढ़ते थे आते, यार राजा कितना गंदा है, राजा कितना गंदा है। तो इन्हीं चीजों को रोकने के लिए बहुत सारी चीजें करी गई थी। बट ऑब्वियसली बात है, बाद में करी गई थी चीजें, बट पहले तो ऐसी बुकें जो है वो फैलना शुरू हो गई थी। ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। धर्मगुरुओं और सम्राटों तथा कई लेखकों एवं कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई चिंता नव मुद्रित एवं नव प्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचना का आधार बनी। बहुत सारे लोगों ने, धर्मगुरुओं ने, सम्राटों ने, लेखकों ने, बहुत सारे कलाकारों ने क्रिटिसाइज किया कि जो मुद्रित पुस्तकें हैं ये बहुत ही खराब है, क्योंकि कोई भी कुछ भी छाप रहा है, गलत छाप रहा है, धर्मगुरुओं के बारे में गलत लिख रहा है, राजाओं के बारे में गलत लिख रहा है, जो कि गलत है ना। बट छाप तो अब तो रुक नहीं सकता था, अब जो छप गई वो छप गई। बट इससे एक और चीज हुई, मैंने थोड़ी देर पहले वो ना धर्म बनाम हुआ कैसे, एक धर्म प्रसारक सुधारक थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर। ये नाम आपने सुना होगा, इसके बारे में ज्यादा नहीं पता होगा आपको, बट आपने सुना होगा। अब मार्टिन लूथर कौन थे? इन्होंने पता क्या किया, इनने मार्टिन लूथर किंग ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं, ठीक है, लिखी। मतलब उन्होंने 95, आप कह सकते हो कि एक तरह से पोर्शन लिखा, 95 लाइनें लिखी, 95 बुक लिखी आप कह सकते हो। 95 एक तरह से आप कह सकते हो एक बुक थी, 95 बुक थी, स्थापनाएं लिखी उन्होंने, 95 स्थापनाएं लिखी। और जब उन्होंने ये बुक लिखी रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों के अगेंस्ट, तो इसकी एक छवि प्रति वेटिनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी, ये टांगी है, इसको हम टांगी कर लेते हैं, एक सेकेंड, टांगी गई। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि ये जो 95 जो स्थापना वाली बुक थी हमारे मार्टिन लूथर की, इसको वेटिनबर्ग के जो गिरजाघर थे, जो चर्च था, उसके बिल्कुल दरवाजे पे टांग दिया। और लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ यानी बहस के लिए चुनौती दी कि आओ हम बहस करते हैं, आप बताओ कि मैं ये जो बोल रहा हूँ, ये जो गलतियां हैं हमारे धर्म के अंदर, है ना, रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर, वो गलतियां मैं जो आपको बता रहा हूँ उस पर बहस करो और बताओ मेरे को क्या ये गलतियां हैं या आप ये गलतियां नहीं है। बहस करने के लिए उसने बनाया। लेकिन जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। ये देखो लिखा है ना प्रोटेस्टेंट धर्म। मैं आपको बता देता हूँ, प्रोटेस्टेंट धर्म जो है वो हमारे मार्टिन लूथर किंग की वजह से ही आया कैसे? बात ये थी कि मार्टिन लूथर किंग ने रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट जो कुरीतियां थी उनकी आलोचना की।
बहुत सारे लोग उससे सहमत हुए। अब जब बहुत सारे लोग उससे सहमत हुए तो एक नया धर्म उभरा जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट धर्म, ठीक है, जिसमें जो रोमन कैथोलिक चर्च वाली जो कुरीतियां थी वो नहीं थी। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट, ये भी न्यू टेस्टामेंट एक बुक है, उसका अनुवाद किया था लूथर ने, हमारे मार्टिन लूथर किंग ने। उसकी 5,000 से ज़्यादा कॉपियाँ जो है वो बिक गई और 3 महीने के अंदर उसका पार्ट 2 भी आ गया, ठीक है, न्यू टेस्टामेंट का पार्ट 2 भी आ गया। और प्रिंट के प्रति और अच्छा ये बोला क्या है हमारे मार्टिन लूथर ने, प्रिंट को क्या बोला है, यानी ये जो हमारा मुद्रित पुस्तकें हैं उसके बारे में क्या बोला है, क्योंकि एक्चुअल में तो मुद्रित पुस्तकों ने ही उसके विचार को फैलाया। लोगों ने जब उसकी 95 स्थापनाएं वाली जो बुक थी जब वो पढ़ी तभी तो उनका विचार फैला। तो उसके बारे में उसने क्या लिखा है, प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, ठीक है। मतलब अगर ये ना होता तो कुरीतियां चलती रहती और कभी भी बदलाव नहीं आ पाता, बट क्योंकि आज मुद्रित पुस्तकें आई है तो मेरा विचार फैल पाया, लोग मेरे से एग्री कर पाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि मुद्रण का प्रतिरोध। 16वीं सदी में इटली के किसान, एक इटली के किसान थे जिनका नाम था मिनोकियो, ठीक है। अब है ना मैं आपको बता दूं, बहुत सारे राजाओं ने और बहुत सारे धर्मगुरुओं ने अब है ना जो हमारी पुस्तकें थी, मुद्रित पुस्तकें थी, उन पे बहुत ज़्यादा प्रतिबंध भी लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब देखो प्रोटेस्टेंट धर्म बन गया था, मार्टिन लूथर ने नया धर्म बना लिया। अब लोगों को पता चला यार ऐसे तो फिर बहुत दिक्कतें हो जाएगी, अलग अलग धर्म बनेंगे, लड़ाइयाँ होगी धर्म को लेकर, तो इससे अच्छा उन्होंने पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया बहुत सारी बुक पे। अब 16वीं सदी में इटली के किसान जिनका नाम था मिनोकियो, ठीक है, ये नया आएगा, मिनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था और अब उन किताबों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ लगाना शुरू कर दिए और अपने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उसे क्रुद्ध हो गया, मतलब गुस्सा हो गया उससे कि यार ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये लोगों को क्या गलत गलत बातें बता रहे हो हमारे रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में। ऐसे धर्म मतलब और ना उसके जो हमारे हमारे मिनोकियो के जो विचार थे उसको धर्म विरोधी माना जाने लग गया। ऐसे धर्म विरोधी विचार को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जो इनक्यूबेशन का मतलब होता है वो संस्था होती है जो धर्म के बारे में कोई भी गलत बोलता है ना तो वो इसकी जांच पड़ताल करती है। इनक्यूबेशन शुरू कर दिया, जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। तो मिनोकियो को 2 बार पकड़ा गया, ठीक है, मतलब 2 बार पकड़ा गया कि इसने धर्म के बारे में गलत बोला है और 2 बार ऐसा बातें बोलते हुए उसको पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत के घाट उतार दिया कि भाई बहुत बोल रहा है तू और बहुत गलत गलत बातें बोल रहा है, तो इसलिए उसको फांसी लगा दी, जो कि गलत था। रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई और 1558 में प्रतिबंधित किताबों की एक सूची रखने लगे और उसने मतलब उन्होंने ना विक्रेताओं पर बहुत पाबंदियां लगाई कि आप ये नहीं छाप सकते, ये नहीं छाप सकते, ये नहीं छाप सकते। और 1558 में तो उन्होंने बिल्कुल प्रतिबंधित किताबों की सूची निकालना शुरू कर दिया कि अगर ये हमारे किसी भी लोगों के पास मिली तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। चलो जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब बाकी जो ये नेक्स्ट वाले टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, डोंट वरी, अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल वीडियो वगैरह बना रहा हूँ तो थोड़ी देर में डाल दूंगा, डोंट वरी। आई होप ये सारा का सारा आपको समझ आया हो। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, अभी अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन पॉइंट स्टडी 10 स्पेस MANI स्पेस टेलीग्राम एक ऐप है, प्ले स्टोर पता ही है, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, सर्च करना मेन, स्पेस देना, फिर लिखना पॉइंट, फिर स्पेस देना, फिर लिखना स्टडी, फिर स्पेस देना, लिखना 1010, एंटर मारना, आज की डेट सर्च करना और आपको जब ये वीडियो अपलोड हो रही है आज की डेट सर्च करना और आपको आपके नोट्स जो हैं मिल जाएंगे इस चैप्टर के, ठीक है। नहीं तो मेन पॉइंट स्टडी की आप वेबसाइट पे जा सकते हो www.mainpointstudy.in और हमारे अलग अलग चैनल, मेरा व्लॉगिंग चैनल जिसपे मैं डेली रात को लाइव आता हूँ, ठीक है, रात को लाइव आता हूँ खुद पढ़ने के लिए, बट अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो वहां पर आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है जी। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।